हेलो एंड वेलकम गाइस। आप सभी का वापस से स्वागत है मेरे चैनल स्टडी पार्टनर पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में, जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकंड टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्वेशन। लेकिन हमें इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये जानना होगा कि ये आया क्यों। जैसे जैसे स्टडीज़ बढ़ती गई वैसे वैसे बहुत सारे नए नए केमिकल रिएक्शंस सामने आए। ये रिएक्शंस बहुत बड़े बड़े भी थे, तो इन्हें रिप्रेजेंट करना या फिर इन्हें के बारे में लिखना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। तो इसके लिए एक छोटा सा तरीका बनाया केमिकल इक्वेशंस। जिस तरह हम मैथ्स के इक्वेशंस को लिखते हैं, जैसे x + y = 2, ये एक मैथ के इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है। उसी तरह सिंबल्स के फॉर्म में या फिर एकदम शॉर्ट तरीके से किसी भी रिएक्शन को अच्छे से दर्शाने के लिए हम केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन केमिकल इक्वेशन फिर भी है क्या? अ सिंबॉलिक वे फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन असल में एक सिंबॉलिक तरीका है, सिंबल्स के इस्तेमाल से बना हुआ तरीका है जिससे हम केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के इस्तेमाल में लाते हैं। जैसा कि यहाँ पे केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल दिया हुआ है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं और केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। और प्रोडक्ट वो चीज़ें होती हैं जो केमिकल रिएक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो जाने के बाद बनती हैं। यहाँ पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, चाहे तो आप लिख सकते हैं रिएक्टेंट्स द सब्सटेंस विच अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन इज रिएक्टेंट। जितने भी सब्सटेंसेस है वो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे या फिर उन पर ही केमिकल रिएक्शन होगा तो वो सब्सटेंसेस को रिएक्टेंट्स बोलेंगे। प्रोडक्ट्स ऑल द स्पीसीज, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स फॉर्म्ड आफ्टर द। यहाँ पर ऑल द स्पीसीज का मतलब है जितनी भी चीज़ें जो एक रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद बनेंगी, चाहे वो प्योर एलिमेंट्स के फॉर्म में हो या मिक्सचर्स के फॉर्म में हो या प्योर कंपाउंड्स के फॉर्म में हो, उन सभी को प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखा जाएगा, क्योंकि वो एक रिएक्शन के कंप्लीट होने पर निकल रही हैं। अब हमारा यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे या फिर लिखेंगे किस तरह। तो इसके स्टेप्स आइए देखते हैं। पहला स्टेप, राइट अ वर्ड इक्वेशन। इसका मतलब आपका जो रिएक्शन है उसके इक्वेशन को लिखने के लिए हमें पहले उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना होगा। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक वर्ड एक्सप्रेशन है किसी भी रिएक्शन के इक्वेशन के लिए। सेकेंड स्टेप, adding plus symbols between reactants and products and arrow sign to represent the direction of reaction। इसका ये मतलब है जितने भी रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उन सब के बीच में एक प्लस साइन ऐड करिए, ताकि वो डेडिकेट कर सके कि वो दोनों रिएक्टेंट्स हैं और अदर्स प्रोडक्ट्स हैं जो साथ में हैं। बीच में, दोनों के बीच में एक एरो साइन इंसर्ट होना चाहिए। एरो साइन का जो एरो होगा वो आपको डायरेक्शन देगा कि रिएक्शन किस वे में जा रहा है। जैसे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स जब बन रहे हैं तो एरो उस समय प्रोडक्ट्स की तरफ होना चाहिए और टेल रिएक्टेंट्स की साइड में। ये जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इससे ये पता चलता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, वो दोनों रिएक्टेंट्स की साइड में।
और एरो एरो दिखा रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन को। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की ओर, जो है राइट द सिंबल्स ऑफ ईच कंपाउंड और एलिमेंट इन इट्स एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूलर फॉर्म। कहने का ये मतलब कि हर एक कंपाउंड और हर एक एलिमेंट्स को उनके नाम पर अलग अलग सिंबल्स दिए गए हैं। जैसा मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन के लिए O, हाइड्रोजन के लिए H, कार्बन के लिए C और सभी एलिमेंट्स के लिए अलग अलग सिंबल्स हैं। इन इट्स एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूलर फॉर्म, यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि हर एलिमेंट्स मोनो एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट नहीं करता है, ज़रूरी नहीं है। जैसा कि ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, लेकिन ऑक्सीजन नेचर में O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। O2 मतलब ऑक्सीजन का डाई एटॉमिक फॉर्म, दो एटम्स ऑक्सीजन के कंबाइन करके एक O2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। और ये ज़रूरी है क्योंकि नेचर में उन्हें हम तोड़कर रिएक्शन नहीं करवा सकते। अब हम चौथे और आखिरी स्टेप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है एडिंग द सिंबल्स ऑफ ईच पार्टिसिपेंट फॉर इट्स स्टेट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी का स्टेट डिटरमाइन करना होगा। जैसे कि मैग्नीशियम मेटल है और वो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और सॉलिड के फॉर्म को उसको दर्शाने के लिए मैग्नीशियम जो Mg उसका सिंबल है, उसके नीचे सबस्क्रिप्ट में S ब्रैकेट में लिखा जाता है। गैसेस के लिए G, लिक्विड्स के लिए L और एक्वस सॉल्यूशंस के लिए जिनमें पानी मिला होता है उनके लिए AQ लिखा जाता है, जिससे हमें रिएक्शन किस मीडियम में हो रहा है ये पता चलता है। एंड फाइनली हमें एक कंप्लीट रिएक्शन मिल जाता है। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, ये आगे पढ़ेंगे ये कंप्लीट क्यों नहीं है। तब तक के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और आपके लिए कुछ प्रैक्टिस। हमारा पहला प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ और बाकी के प्रॉब्लम्स आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, और लास्ट वाला प्रॉब्लम आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीशियम रिएक्टेंट्स हैं जो दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस वो दोनों प्रोडक्ट्स हैं। आपको एक बात मैं और बताना चाहूँगा, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो लेफ्ट में लिखे जाते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हम राइट में लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl जो कि लिक्विड स्टेट में है, मैग्नीशियम जो कि सॉलिड स्टेट है, MgCl2 वो भी सॉलिड है, और हाइड्रोजन वो गैसियस स्टेट में है। तो ओवरऑल हमारे पास ये रिएक्शन आया HCl प्लस Mg solid gives MgCl2 solid plus H2 gas। तो हमारा अगला टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मतलब यूँ समझ लीजिए हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन ये आया कहाँ से और क्यों, पहले ये जानते हैं। ये आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। आप सबने क्लास 9 में पढ़ा ही होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर नहीं पढ़ा तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states that any type of chemical reaction there is no loss or gain of mass। कहने का ये मतलब कि किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शंस में मास
फॉर्म नहीं हो सकता और मास घट नहीं सकता जितना उसका ओरिजिनल मास है। कहने का ये मतलब है कि रिएक्शन के बीच में कोई एक्स्ट्रा चीज आ नहीं सकता है और कोई चीज गायब नहीं हो सकता है। तो इससे इसका क्या रिश्ता? बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये बताता है कि रिएक्शन सही तरीके से हो रहा है या नहीं। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसा कि आपके पास यहाँ रिएक्शन है Mg + O2 गिव्स MgO। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ऑक्सीजन जो एक डायटोमिक फॉर्म में है, यहाँ पे ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में 2 मॉलिक्यूल्स है, लेकिन प्रोडक्ट की साइड में सिर्फ एक है। ऐसा क्यों? क्या बीच में एक ऑक्सीजन का एटम कहीं चला गया या गायब हो गया? हो सकता है उसे भूख लगी हो, कुछ खाने चल गया होगा, आ जाएगा वापस। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे फिर से वही रिएक्शन है, मैग्नीशियम और O2 गिव्स MgO। अब देखिए, किसी भी रिएक्शन में ये तो माना नहीं जाता है सिर्फ एक ही एटम्स का हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। जब भी करवाते हैं तो थोड़े, जैसे कि 10 ग्राम 20 ग्राम मेटल का रिएक्शन करवाते हैं, 20 ग्राम किसी चीज़ का रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है जहाँ पर ये रिएक्शन चल रहा है वहाँ पर और भी एटम्स मौजूद हैं। हो सकता है इस रिएक्शन में एक से ज़्यादा मैग्नीशियम के एटम प्रेजेंट हो, एक से ज़्यादा O2 के एटम्स प्रेजेंट हो, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, और एक से ज़्यादा मैग्नीशियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो। असल में सभी पार्टिसिपेंट्स रेशियोज में रिएक्ट करते हैं और रेशियोज में कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसा कि इस केस में रिएक्टेंट्स के साइड में 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और प्रोडक्ट की साइड में 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो ऐसा हो सकता है यहाँ पर 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड के एटम्स प्रेजेंट हो, तो 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड्स के एटम, ठीक है। अब देखिए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन के एटम और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन के एटम्स। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सपोर्ट कर रहा है। तो क्या ये सही है? गलत। हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में मैग्नीशियम के कंजर्वेशन को बिगाड़ दिया है। अगर आप प्रोडक्ट की साइड में देखिएगा कि अगर हम 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड्स के मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो मैग्नीशियम की क्वांटिटी 2 हो जाती है, लेकिन हमारे रिएक्टेंट्स के साइड में एक ही मैग्नीशियम के पार्टिकल को लिया गया है। तो अब हम क्या करें? ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर 2 मैग्नीशियम के पार्टिकल्स ही हों। तो फाइनली हमने वो रीज़न खोज लिया कि हमें किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना है और बैलेंस कैसे होता है। तो अब हम कुछ इक्वेशंस के एग्जाम्पल लेके ये समझते हैं कि बैलेंस हम किस तरह कर सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए मैंने सिलेक्ट करके रखे हैं, उन्हें भी मैं यहाँ पे इशू कर दूंगा। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और लास्ट वाला आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है, और इसके बाद हम आखिर में NCERT इंडेक्स क्वेश्चंस आपको दे देंगे। आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उन्हें प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको आपका जवाब जल्दी पहुंचाएंगे।